ये पूरी टीम को विश्वास दिलाता हूं कि जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जो लड़ाई जिस लड़ाई के लिए आप सबने नेतृत्व पर, जो हमारी टीम पर विश्वास किया, उसको पूर्णता की तरफ ले चलेंगे। बहुत सारे साथी लगातार जुड़ रहे हैं, तो मैंने सोचा आज बात करूं, क्योंकि आज का दिन भी खास है और कल का दिन भी खास है। तो दो चीजें जब खास थी तो हमने कहा जब खास मौके हों तो अपने लोगों से बात कर लेना चाहिए। मुझे फक्र है कि देश भर के साथी सुनते हैं। बहुत सारे लोग तो कहते हैं आपका इंतजार रहता है अध्यक्ष जी, तो हमने कहा कि इंतजार की घड़ियां कम जो है उसको खत्म की जाए। तो लगातार साथी जुड़ रहे हैं और सभी को मेरा नमस्कार। जो लोग आप हैं अपने ग्रुपों में, अपने साथियों तक इस मैसेज को, अपने साथियों को अपने ग्रुपों में लिंक गया है अभी अभी, तो ज्यादा लोगों तक बात पहुंचेगी तो अच्छा रहेगा। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान होना है। मैं अपील करता हूं जिनके क्षेत्रों में कल चुनाव है वो अपना वोट, अपने परिवार का वोट, अपने आसपास लोगों को वोट, अपने मोहल्ले जहां रहते हैं अधिकांश वोट, जो भी आप जहां तक पहुंच सकते हैं 100% प्रयास करें कि वोट पड़े, क्योंकि लोकतंत्र तभी जिंदा रहेगा, लोकतंत्र तभी जीवंत रहेगा जब आप अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो मैं अपने सभी साथियों से, पूरे देश के तमाम शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों या और जो तमाम सारे हमारे सामाजिक रूप से सक्रिय लोग हैं, उन सभी से मेरा अपील है, सभी नागरिकों से अपील है कि अपने वोट का जो अधिकार प्राप्त है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो हम सबको ताकत दी है, उंगलियों पर जो ताकत दी है, उसका इस्तेमाल करें और वोट करें। लेकिन मैं इस बात को इतना नहीं छोड़ देता कि आप सिर्फ वोट करें। हम बार बार अपील करते हैं वोट मुद्दों पर करें, वोट करें, लेकिन वोट मुद्दों पर करें। नेताओं के मुद्दे जाति धर्म हो सकते हैं, आम पब्लिक के मुद्दे रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, पुरानी पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, निजीकरण, ये सब उसके मुद्दे हैं। कभी भी आप, अब मेरा एक अनुभव मैं बताऊं, किसी राजनेता से पूछो तो जाति का, धर्म का समीकरण बताता है और कहता है ये प्रबल मुद्दा है। किसी आम नागरिक से, आम वोटर से पूछो तो कहता है महंगाई मुद्दा है, वो कहता है रोजगार मुद्दा है, वो कहता है कि हमारी जो संस्थाओं का निजीकरण हो रहा है वो हमारे लिए मुद्दा है। फर्क समझिएगा, फर्क समझिएगा। और मजे की बात है, राजनेता और राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारी करते हैं, जबकि जनता का घोषणा पत्र आना चाहिए, राजनेता और राजनीतिक दलों उस पर काम करना चाहिए। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोग सोचते हैं कि संघर्ष से होता क्या है, लोग सोचते हैं कि हम बोलेंगे तो पता नहीं लोग साथ देंगे नहीं देंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप लोगों के लिए लड़ते हैं, लोग आपके साथ खड़े होते हैं। और इस दौर में जब सरकार तानाशाह हो, उस दौर में अगर आवाज उठाना युद्ध के बराबर है। कोई निराश होने की बात नहीं है, आप सबका मनोबल हमारे साथ था, आपका दिल और दिमाग हमारे साथ था, इस यात्रा के साथ था। पूरा देश का हर व्यक्ति चाहता था यात्रा सफल हो और सफल हुई। अभी 7वें चरण का चुनाव है, देश भर के कर्मचारियों ने वोट फॉर ओपीएस का समर्थन किया। मैं जानता हूं कि कर्मचारी करता ज्यादा है, बताता कम है, तमाम सारी उससे दिक्कतें परेशानियां होती हैं। अभी हरियाणा का तत्काल केस आया है, पता नहीं राजनेताओं को इतनी घृणा क्यों हो गई कर्मचारियों से, जबकि सारी व्यवस्था कर्मचारी लेते हैं। ड्राइवर उनका सरकारी कर्मचारी, स्टाफ उनका सरकारी कर्मचारी, खाना बनाने वाला किचन में सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा में सरकारी कर्मचारी, हर राजनेता सरकारी कर्मचारी का भरपूर उपयोग करता है, उपयोग ही नहीं दुरुपयोग भी करता है, लेकिन उसको पता नहीं इतनी घृणा क्यों है। देश की शासन व्यवस्था का सारा योजनाओं का इंप्लीमेंट वही कराता है, पता नहीं क्यों इतनी घृणा है। खुद पेंशन लेते हैं, दूसरों पेंशन देने के लिए बात आती है तो उसमें अर्थव्यवस्था आने आ जाती है और चिल्ला चिल्ला कहा जाता है कि हम तो दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं। फिर भी वो फिर कभी बात करेंगे। आज चुनाव के इस छठे दौर के पूर्ण होने पर
शिक्षकों और कर्मचारियों ने पूरे देश के वोट फॉर ओपीएस अभियान का समर्थन किया और पूरी ताकत के साथ मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव का जो परिणाम होगा उसमें वोट फॉर ओपीएस का बहुत बड़ा योगदान होगा। हो सकता है तमाम मीडिया के साथियों को दिखाई न पड़ रहा हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये परिणाम अप्रत्याशित होंगे। कई जगह आपको लगेगा कि हो क्या गया है, उसमें ये बुद्धिजीवी तबका, जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी तबका है, इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। परिणाम दिखेंगे 4 जून को, हम लोग 4 जून को भी देखेंगे। अपने मुद्दे के साथ हैं, अपने मुद्दे के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, जब तक जीते नहीं तब तक लड़ेंगे। एक हमारे साथी का है अच्छा सा, उसी हिसाब का मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। रेलवे के साथियों की मैं चर्चा जरूर करना चाहूंगा। बहुत बड़ा योगदान इस यात्रा में रेलवे के साथियों ने दिया था, तमाम विभागों को सबने दिया था, लेकिन रेलवे के साथियों ने बहुत बड़ा कमाल किया था। इस देश की एक लाइफ लाइन है रेल। और आज ही मैं किसी में पढ़ा था, मैं ट्वीट भी किया था, एक व्यक्ति झुलस गया अपने केबिन में बैठे बैठे, बड़ी बड़ी बातें, विकसित भारत, नारा 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 नारा। 18वीं शताब्दी में हमारा कर्मचारी उस व्यवस्था में आज काम कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। चुनाव हुआ, हमारे तमाम सारे पीठासीन, तमाम सारे हमारे कर्मचारी, तमाम विभागों के लोग, कई तो दुर्भाग्यपूर्ण दुनिया छोड़ चले गए, लेकिन किसी राजनेता ने एक शब्द नहीं बोला, जबकि सारी व्यवस्था उनकी जो ऐशो आराम की चुनाव की व्यवस्था होती, उन्हीं कर्मचारियों के दम पर होती है। और वोट डालने में व्यवधान डाला गया, तमाम दिक्कतें पैदा की गई। हर आदमी, नागरिक का, हर व्यक्ति चाहता है कि हर नागरिक का वोट पड़े, हर मतदाता का वोट पड़े, लेकिन कर्मचारी का वोट न पड़ने पाए। क्यों भाई? वो भी इसी देश का नागरिक है, वो भी 40 करोड़ परिवार में है, वो भी अपना योगदान दे रहा है। आप सिर्फ दिन में भाषण देते हैं, इतने ही से देश का योगदान नहीं होता है। वो जो रेल का लोको पायलट, वो गाड़ी चलाता है, वो भी देशभक्त है। वो ट्रैकमैन है, वो भी देशभक्त है। वो बैंक में बैठा हुआ कर्मचारी, वो भी देशभक्त है, वो भी अपनी सेवा इस देश को दे रहा है। वो पढ़ाता हुआ शिक्षक भी देशभक्त है, वो भी अपने योगदान दे रहा है। वो सफाई अभियान में जुटा हुआ हमारा सफाई कर्मचारी, वो भी योगदान रहा है। इस तपती दोपहरिया में चौराहों पे खड़ा हुआ हमारा पुलिस और हमारा ट्रैफिक पुलिस भी इस देश के लिए योगदान दे रहा है। सिर्फ राजनेता अकेले का योगदान नहीं होता इस देश में। और लोगों ने कह दिया, लोगों ने मान लिया, सिर्फ राजनेता ही देशभक्त नहीं, राजनेता ही देश के लिए कुर्बानी नहीं दे रहा है। वो अर्धसैनिक बल, एक सीन अभी दिखाई पड़ी थी आपको, उस तपती बालू में एक अर्धसैनिक बल पापड़ को गरम करके खा रहा है विकसित भारत में। जिसके दम पर सारी व्यवस्था है, उसको व्यवस्था से बाहर कर देंगे आप। जो पूरे देश के लिए अपना काम करता है, पूरे देश के लिए, समाज के लिए काम करता है, जिंदगी में 60 साल काम करता है, वो आपका दुश्मन हो गया है। ये कौन सी नीति है? ये कौन सी राष्ट्रीय नीति है? ये कौन सी राजनीति है? और मैं शिक्षकों कर्मचारियों से भी कहना चाहता हूं, तमाम शिक्षक कर्मचारी संगठनों से भी कहना चाहता हूं, मैं खुल के कह रहा हूं, तमाम शिक्षक कर्मचारी संगठनों ने नौजवानों की पुरानी पेंशन को समझौता किया और उनकी मुद्दे को ले जाकर के, उनके मुद्दे को ले जाकर राजनेताओं के चौखट पे बेच आए। उनके वो अपने हमारे मुद्दे को, हमारे बुढ़ापे की लाठी को ले जाकर गिरवी रखाए। इस दौर में ये भी हुआ है, नौजवान सब देख रहा है। खुद पेंशन के अंदर पेंशन ले रहे हैं और नौजवानों को ले जाकर राजनेताओं के चरणों पर गिरवी रख दे रहे हैं। ये दौर भी रहा है, इस दौर में इसको भी ध्यान रखना है। और मैं नौजवानों से खासकर एनपीएस वालों से कहना चाहता हूं, अगर आपका संगठन आपका मुद्दा नहीं उठा सकता, आपका नेतृत्व करने वाला आपकी बात नहीं कर सकता और किसी राजनेता, किसी पार्टी के यहां गिरवी रखाता है, तो आप लानत है, आप उस संगठन में बने हुए हैं। यह आपके लिए चुनौती है, उसे निकलिए। जो गिरवी रखे हैं वो पेंशन के दायरे में हैं, एक भी नई पुरानी पेंशन नहीं छोड़े हैं और राष्ट्रभक्ति की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। राष्ट्रभक्ति क्या है? राष्ट्रभक्ति यही है कि हम इस 45-47 टेम्परेचर में भी राष्ट्र का पर्व
देश का पर्व चुनाव को हम संपादित कर रहे हैं, तमाम अभाव में कर रहे हैं, तमाम दिक्कतों में कर रहे हैं। हम भी राष्ट्रभक्त है, हम भी राष्ट्र में योगदान दे रहे हैं, और जीतने वाले को पेंशन मिलेगी और जिताने वाले की जो व्यवस्था देगा उसको पेंशन से बाहर कर दिया जाएगा। सिर्फ मैं बार बार कहता हूं, चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं होता कि एमपी चुन दो, पीएम चुन दो। चुनाव हमारे मुद्दों के लिए, हल होने के लिए होते हैं। 5 साल बाद आता है तो मैं पूछने का हकदार रखता हूं कि आपने ये कहा था, नहीं किया, ये आपने क्यों नहीं किया, ये आपसे पूछने का सवाल भी चुनाव होता है। हमारा मुद्दा हल क्यों नहीं हुआ 10 सालों में, ये भी पूछने का चुनाव होता है। सिर्फ पीएम बना देना, एमपी बना देना चुनाव नहीं होता है। इसलिए लोकतंत्र नहीं खड़ा किया गया है। कुछ लोग एमपी बन जाए, कुछ लोग पीएम बन जाए, सिर्फ काम खत्म हो गया लोकतंत्र की जय जयकार। लोकतंत्र में अंतिम व्यक्ति जो इस व्यवस्था में है उसका भी उतना हक बनता है जितना इस देश के एमपी और पीएम का बनता है। तो मैं अपने तमाम शिक्षकों, कर्मचारियों, खासकर एनपीएस वालों को, जबकि हमारे साथ तमाम ओपीएस के साथियों ने भी खुल के साथ दिया इस अटेवानम ओपीएस संघर्ष को, लेकिन मैं एनपीएस वालों खास करके, अगर आपका संगठन और आप चुनाव, और आपको चेक करने का तमाशा दे रहा हूं, मैं आपको एक पैमाना दे रहा हूं, इस चुनाव के दौर में आपका नेतृत्व और आपका संगठन कहां था। एक लाइन अगर लिख दिया हो, एक लाइन, तो हमें भेज दीजिएगा। क्यों? जब निर्णय का समय आया तो कहां है सब लोग? अटेवा एवं ओपीएस, उनके सहयोगी संगठनों के अलावा सब के सब या तो साइलेंट हैं या तो सेट हो गए हैं। अटेवा एवं ओपीएस समझ रहा है तो ये जो मुद्दा आपका है ये आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, और आप राजनेताओं के भरोसे पेंशन नहीं पाएंगे, राजनीतिक दलों के भरोसे अपने संघर्षों के दम पर पाएंगे। और हम सब ने संघर्ष किया है, बड़े बड़े स्थापित किए हैं आंदोलन के चरण में, और आने वाले टाइम में हम इसको जीतेंगे। इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। मैं इस बात को पूरे दावे, पूरे होशो हवास में कह रहा हूं। और आज भी इस चुनाव के 6 चरण में ओपीएस जीती है, एनपीएस हारी है। हाँ, इस दौर में जो एनपीएस वाला भी ओपीएस के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ है, तो याद रखना, दुनिया को आप छिपा सकते हो, लेकिन ऊपर वाला देखता है। आपका जमीर आपको धिक्कारेगा, आपकी पीढ़ियां आपको धिक्कारेंगी अगर आप ओपीएस के पक्ष में नहीं खड़े हुए हैं तो। और सिर्फ अपने साथ आप अन्याय नहीं कर रहे, आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। और एक हमारे प्रीतवर्धन जी हैं, बहुत अच्छी बात लिखा, मुझे लगा, मैं उनको शेयर भी किया। जिसको हमारे बुढ़ापे की चिंता नहीं है, हम उसको सिंहासन की चिंता क्यों करें उसके। बहुत अच्छी बात प्रीतवर्धन जी ने बोला था, मुझे अच्छा लगा, मैंने शेयर भी किया था। कितनी बढ़िया बात। और जो लोग तमाम जाति, धर्म और भक्ति में डूबे हुए लोग हैं ना, उनसे मैं कहना चाहता हूं, आप तो अपनी पेंशन की कुर्बानी दे रहे हैं उनके नाम पर। उनसे एक बार कह देना कि पेंशन आप छोड़ देना, मेरे लिए कोई छोड़ देना तो मेरे पास भेजना। आप अपनी जिंदगी, अपनी बुढ़ापे, अपने भविष्य, अपनी पीढ़ियों भविष्य को तिरंजलि दे रहे हैं। उससे एक बार कहो, आप भाई साहब मेरे लिए पेंशन छोड़ दो, मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, मैंने ओपीएस का बटन नहीं दबाया, एनपीएस को दबा दिया आपकी वजह से। एक भी मिल जाए तो बताना। फिलहाल 7वां चरण महत्वपूर्ण चरण है। आप सबसे पुनः अपील करूंगा, अधिक से अधिक मतदान कराएं, खुद करें, लोगों कराएं, 100% मतदान हो और मुद्दों पर हो। मुद्दा शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पुरानी पेंशन, निजीकरण समाप्ति, ये मुद्दा है। और मैं देश के तमाम पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूं, देश की जो पटरी, राजनीतिक पटरी जो उतरी हुई है, उसको मुद्दों पर लाने का काम बुद्धिजीवियों का है। जब सत्तारूढ़ तानाशाह हो जाए, विपक्ष शिथिल हो, तो बुद्धिजीवियों की अधिक आवश्यकता पड़ जाती है। तो कल के आप जहां जहां वोट है वहां पर आप सक्रियता के साथ अपनी भागीदारी निभाएं। आपकी ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी को आप प्राथमिकता करें। हमने अपने संगठन में कभी नहीं कहा हम पहले अपनी ड्यूटी फिर राइट। हाँ, ड्यूटी भी नहीं छोड़ेंगे और राइट भी नहीं छोड़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। लास्ट बात, लड़ेंगे
और जीतेंगे। विश्वास रखिए नेतृत्व पर, विश्वास रखिए संगठन पर। हम लोग सुखद भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा बुढ़ापा, हमारे बुढ़ापे की लाठी हमको मिलेगी, ऐसी हम आशा करते हैं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और जो आशावादी होते हैं, संघर्षवादी होते हैं, उनके सपने कभी टूटते नहीं, कभी चूर नहीं होते हैं। तो आप कल के मतदान में ओपीएस पर बटन दबाइए, एनपीएस को हराइए, जिससे आने वाले समय में हमारे बुढ़ापे की लाठी हमको मिल सके। मैं तो निर्वाचन आयोग को बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, उसको तो मुझे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए था। कई जिलों में मैं गया, कई लोकसभाओं में मैं गया, मतदाता जागरूकता अभियान के तहत लोगों से अपील किया कि वोट करो, वोट करो, पर वोट आंधी में न करो, चश्मे बंद करके ना करो, मुद्दों पर करो, अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य देखो और मुद्दों पर लौट के राजनीति आए, हमारा पुरानी पेंशन का मुद्दा हल हो। इसी उम्मीद और आशा के साथ हम आपसे विदा लेंगे, एक दो निवेदन के साथ कि आप मतदान करें, मुद्दों पर करें। दूसरा, जो संशोधन की बात मैंने कहा था उसको जरूर आप, आज है कल है, आप लिखें, देश दुनिया में सोशल मीडिया पे आप डालें अपने, जैसे देश दुनिया उस यात्रा के बारे में जाने। आने वाले टाइम में कुछ सुखद, कुछ अच्छा होगा, संघर्ष के दौर से सफलता के रास्ते निकलेंगे, ऐसी विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों के तमाम सवाल हैं, तमाम लोगों के कमेंट हैं। मैं उन सभी साथियों को जो लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं, इसके बाद आप इसको, क्योंकि लाइव है तो आपके पास ऑलरेडी है ये, अपने तमाम साथियों तक इसको शेयर कर दीजिएगा, तमाम ग्रुपों तक आप शेयर कर दीजिएगा, बात जाए। एक मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली में एक मैंने स्पीच की थी और वो स्पीच इतनी ज़्यादा चली है पूरे देश के अंदर, मेरे पास तमाम लोगों ने घूम घूम के भेजा है। वो स्पीच बहुत ही शानदार है और उसमें मुद्दों की पूरी बात की गई है, देश भर के लोगों ने उसको पसंद किया है। मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं और मैं हमेशा मुद्दे के साथ हूं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं, उनका काम है। जो ओपीएस के साथ खड़ा है वो राजनीति कर रहा है, कि जो एनपीएस में होते हुए एनपीएस के साथ खड़ा है, राजनीति है। जो राजनीति कर रहे हैं कि एनपीएस में होते हुए भी किसी का झंडा उठा रहे हैं, असली राजनीति है। हमारे साथी, हमारे लोग, हमारे सहयोगी तो मुद्दों के लिए खड़े हुए, मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं और इसको हमको किसी का प्रमाण पत्र जरूरत नहीं है। मैंने चुनाव के दौरान देखे, जब निर्णायक दौर आए तमाम लोग एकदम साइलेंट थे और जिनको नहीं लगता अपने लोगों से चर्चा करें, आपका नेतृत्व कहां था, कोई मैसेज दिखाई पड़ा वोट डालने के लिए, मुद्दों पर वोट करने के लिए, पुरानी पेंशन के लिए, बुढ़ापे की लाठी के लिए आपका संगठन नहीं अगर अपील किया, अगर नहीं साथ खड़ा हुआ तो आप क्यों खड़े हैं? आइए, स्वागत है इस बड़े समुद्र में, इस बड़े बहती धारा में, सबका स्वागत है। आइए हम सब मिल करके अपने मुद्दों को हल कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम साथियों को जिन्होंने इस बात को सुना, समझा। उम्मीद करता हूं इसको अपने तमाम साथियों तक, चाहे शिक्षक कर्मचारी हों, शिक्षक कर्मचारी के बाहर के लोग हों, उनको सबको, क्योंकि हमने हमेशा, सिर्फ हम इतने स्वार्थी हैं अपने मुद्दे के लिए जरूर, लेकिन हमने रोजगार की बात तो पेपर लीक हुई तब भी मैंने कहा। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मैंने बात कही वो किसानों के पक्ष में मैंने बात कही, शायद इसलिए बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। मैंने नौजवानों की 30 लाख नौकरियां जो खाली पद है क्यों खत्म, एक भी एमपी एमएलए का पद खाली नहीं रहता है। अभी देखिए वैकेंसी निकली थी, 4 जून को सब भर जाएगी, कोई कोर्ट नहीं, कोई पेपर लीक नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ कंप्लीट। तो जब आपका कंप्लीट हो सकता है तो हमारे लोगों को क्यों नहीं हो सकता है? और निजीकरण बहुत बड़ा खतरा है। मैं सबसे भी, मैं परसों कल एक डिबेट में था, एक बहुत बड़े पत्रकार महोदय पूंजीवाद की बड़ी बात कर रहे थे। पूंजीवाद की वही बात करेगा जो पूंजीपति होगा, वही बात करेगा। 1 रुपए में अगर पर्चा बन करके दवा मिल जाए, बिल फेयर है। ट्रेन में आप जाते हुए बहुत कम पैसे में पहुंच जाएं, यही बिल फेयर है। पूंजीवाद की बात समझा रहे थे, मैं उसी विषय का पढ़ा लिखा हूं, मैं जानता हूं पूंजीवाद क्या होता है।
और अगर पूंजीवाद बहुत अच्छा था तो कोरोना काल में कहाँ गए थे सारे लोग? कोरोना काल में कहाँ गए थे सारे लोग? उस दौर में जब देश और समाज और प्रदेश खतरे में था, तो वही शिक्षक कर्मचारियों ने इस देश को बचाने का काम किया था। वही हमारी नर्सें, वही हमारे डॉक्टर्स, वही हमारे सिपाही, वही हमारे राजस्व कर्मचारी, वही हमारे शिक्षक, कोई राशन पहुंचा रहा, कोई दवा पहुंचा रहा था, कोई सिलेंडर पहुंचा रहा था। जिस दौर में अपने घर वालों को लोग साथ छोड़ दिए, उस दौर में वो सरकारी कर्मचारी था, हाथ पकड़ करके उसको मंजिल तक पहुंचाया, उसको दवा और ऑक्सीजन तक पहुंचाया था। इस दौर में आपको तो दुख होना चाहिए कि ये बातें करते हुए। फिलहाल बहुत टाइम हो गया, शुक्रिया, धन्यवाद। पुनः आप सबको उस ऐतिहासिक एनपीए निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा का आज साल गिरा है, 1 साल पूरा हुआ, उस पर बधाई और शुभकामनाएं। भविष्य में और आपका सुझाव आ रहा है, अगर होगा तो मैं आगे निश्चित रूप से उसका करूंगा। और लास्ट में हरियाणा की उस वर्तमान सरकार को इस चेतावनी के साथ कि आप कर्मचारी को इतने हल्के में न लीजिए, हम भी उसी के भाग हैं। आपसे मांगा गया, आपने लाठियां बरसाई, आज वोट देने का टाइम आया तो हम वोट देंगे, अपने मुद्दे के लिए देंगे, वो लोगों ने दिया है। और तमाम राज्यों के परिणाम इसी तरह अप्रत्याशित होंगे। 4 जून को हम सब इसको देखेंगे। ओपीएस जीतेगी, एनपीएस हारेगी। धन्यवाद।